स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र स्कूल व्याख्याता कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है राष्ट्रीय आय। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में सामान्य सी बातें हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है, घरेलू आय क्या है, साधन आय क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि आज सभी देशों में पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार, अन्य जितनी भी वाणिज्यिक क्रियाएं हैं जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये आदि की जाती हैं। और ये कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। कुछ लोग शारीरिक श्रम द्वारा आय अर्जित करते हैं तो वहीं कुछ लोग मानसिक श्रम द्वारा आय अर्जित करते हैं। आय प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत होते हैं। जिन देशों के अधिकांश लोगों को कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है उनकी आय उन देशों के लोगों से अधिक होती है जिनके पास आय के कम स्रोत होते हैं। कम आय वाले देश निर्धन तथा अधिक आय वाले देश जो है धनी देश कहलाते हैं। और आज के टाइम में सभी धनी बनना चाहते हैं, सभी देश धनी देश बनना चाहते हैं। यहाँ पर हम अगर राष्ट्रीय आय को एक सामान्य सी भाषाएं बोलें तो एक देश की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक देश की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है नॉर्मल सी भाषा में। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय की सहायता से एक देश की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। उस देश की सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों के प्रभावशाली होने की स्थिति का पता चलता है। और जो राष्ट्रीय आय है वो एक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह को दर्शाता है। मौद्रिक प्रवाह है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया, विकसित किसने किया, परिभाषाएं किसने दी। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम विचार जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम विचार एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का प्रयोग जो है सर्वप्रथम साइमन कुजनेट्स के द्वारा किया गया था। प्रयोग की बात आए तो साइमन, और सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। इसे जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो जेएम कीन्स को विकसित करने का श्रेय जाता है। और यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। उपभोग या आर्थिक कल्याण प्रधान परिभाषा फिशर के द्वारा दी गई। मुद्रा में मापनीय पिगू के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुप्रक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है। यानी कि मुद्रा में मापनीय किसने बताया राष्ट्रीय आय को? पिगू ने। और जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद में उत्पादन प्रधान परिभाषा जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई। उत्पादन प्रधान परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई थी। अब मार्शल के अनुसार किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक वस्तुओं व अभौतिक वस्तुओं का शुद्ध योगफल पैदा करते हैं जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। इन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद में बात करें आगे, जो पूंजीगत स्टॉक में शुद्ध वृद्धि या आर्थिक वृद्धि संबंधित साइमन कुजनेट्स की है। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। और
इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन केंद्र के द्वारा। अब हम जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन व्यवस्थित सांख्यिकीय सारणियों के उस समूह को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि में अंतिम वस्तुओं के मूल्य, राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों में वितरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय को दर्शाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि आते हैं, उनके अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को दर्शाया जाता है। और जो राष्ट्रीय आय है उनका जो वितरण है, विभिन्न वर्गों का वितरण है, और एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना व्यय हुआ है उनको दर्शाया जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय लेखांकन है। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था की कार्य विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एक अर्थव्यवस्था के निष्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि एक अर्थव्यवस्था के निष्पादन यानी कि नियम या आदेश के अनुसार किसी कार्य को पूरा करना। आय के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बचत व विनियोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उपभोग के ढांचे के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उत्पादन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये राष्ट्रीय आय लेखांकन के उद्देश्य हैं। अब इसके बाद में हम कुछ सामान्य शब्दों का अर्थ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू आय के बारे में। घरेलू आय, देखिए, एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सर्जित कारक आय को घरेलू आय कहा जाता है। यानी कि एक देश में जितनी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं उनका जो बाजार मूल्य प्रयोग है वो घरेलू आय कहलाता है। सिर्फ देश के अंदर, विदेशों की आय इसमें शामिल नहीं की जाती है। इसके बाद में हम बात करें राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में एक देश में घरेलू सीमा के अंदर अर्जित साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। यानी कि राष्ट्रीय आय में घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल की जाती है। तो ये राष्ट्रीय आय होगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जब राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इनका अर्थ हम पहले ही समझ लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं साधन आय। साधन आय क्या होती है? उत्पादन के साधन को सेवा प्रदान करने के बदले में प्राप्त होती है, तो वो साधन आय कहलाती है। जैसे कि भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो उत्पादन के साधन को सेवा प्रदान करने के बदले में प्राप्त होती है। और हस्तांतरण आय, यह भुगतान बिना कोई सेवा अथवा वस्तु प्रदान किए प्राप्त होता है, यानी कि बिना किसी कार्य के बदले में दिया जाता है, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि। इसके बाद में हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं में सेवाओं के बाजार मूल्य को का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है, GNP कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो देखिए, एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त साधन आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसे? साधन आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय व्यय। सकल राष्ट्रीय व्यय, GNE, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। एक वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय का कुल जोड़ क्या कहलाता है? यानी कि जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं उनको खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है,
उनका जोड़ जो है क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यय कहलाता है, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये कुछ सामान्य सी परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय, देखिए भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान देने वाले दादा भाई नौरोजी एक बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक और सामाजिक नेता, कपास के व्यापारी थे ये, इन्होंने दिया। और कब दिया सर्वप्रथम अनुमान? 1868 में इन्होंने अनुमान लगाया, जिनके अनुसार कि जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, वो 340 करोड़ थी और PCI पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये थी। दादा भाई नौरोजी का एक प्रपत्र है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज, ठीक है। इसमें आर्थिक निकास या आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, आर्थिक निकास या आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी सिद्धांत का नाम, ठीक है। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। अब जो राष्ट्रीय आय है उनके अनुमान कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी बताई, जिनमें फिंडले सिराज सर्वप्रथम, इन्होंने 1911 में, दादा भाई नौरोजी के बाद, वैसे इनका 1911, 1922, 1931 में, ठीक है। इसके बाद में वाडिया व जोशी 1913-14, इनके अनुसार, फिंडले सिराज के अनुसार PCI जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो 49 रुपीज़, और वाडिया व जोशी के अनुसार 44.30, और डॉक्टर VKRV राव ने 1931 में कितना बताया? 76 रुपये, PCI 76 रुपये, 76 रुपये। और ये जो एक, जब हम विधियों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि हम जब पढ़ते हैं तो इनमें उत्पादन विधि व आय विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर VKRV राव के द्वारा किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब राष्ट्रीय आय समिति, इसका गठन किया कब गया? 1949 में किया गया। इसके जो, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ? तो प्रोफेसर PC महालनोबिस, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ। और इसके सदस्य की बात करें तो D गौडगिल व VKRV राव, और सलाहकार की बात करें तो सलाहकार सदस्य जो थे वो प्रोफेसर साइमन और J स्टोन थे, और इन्होंने आधार वर्ष जो लिया 1948 से 1949, ये आधार वर्ष लिया इन्होंने। इसके बाद में ये जो 1948 से 1949 से लेकर 1964-65 तक राष्ट्रीय आय का अनुमान 1948 के आधार वर्ष पर लगाए गए, जिसे कन्वेंशनल सीरीज कहा जाता है। और इनके सचिव की बात करें समिति के, तो मोनी मोहन मुखर्जी इनके सचिव थे। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। CSO के द्वारा 1956 से, कब से? 1956 से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और CSO प्रतिवर्ष वार्षिक राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक NAS जारी करता है,
जिसे श्वेत पत्र वाइट पेपर भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। और एक और बात करते हैं हम, भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जिनमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सब के बारे में बात करेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इनको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की विधियों की, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के बारे में बात करेंगे, जो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि है उनकी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।